नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ। आज की तारीख में हिंदुस्तान-पाकिस्तान की जंग रुक तो गई, लेकिन एक देश की चर्चा पाकिस्तान से ज़्यादा अब होने लगी है। वो है तुर्की, जिसको हम टर्की भी कहते हैं। और एर्दोगान जहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पाकिस्तान का इस जंग में खुलकर समर्थन किया और कहा भी कि पाकिस्तान भाई है, पाकिस्तान के साथ हर हाल में हम खड़े हैं। इसके बाद हिंदुस्तान को ये लगा कि जिस देश में 2 साल पहले इतना बड़ा भूकंप आया, 50,000 से ज़्यादा लोग मरे, जिस देश में जाने वाले देशों में पहला हिंदुस्तान था सहायता लेकर के, हिंदुस्तान ने वहाँ दिन-रात एक करके वहाँ के लोगों की जान बचाई और वहाँ फिर पुनर्वास की कोशिशें की। और उस समय टर्की कह रहा था कि हिंदुस्तान हमारे अच्छे दोस्तों में है। और यह वक़्त आया जब जंग का, तो उसने पाला ले लिया और वो पाकिस्तान का। इसलिए भारत के भीतर एक आक्रोश है, गुस्सा है और टर्की के खिलाफ हर तरह का एक्शन लेने की माँग है देश भर में। बैन टर्की, उसका सामान है, उसके साथ कारोबार है, उसके साथ किसी तरह का एक्सचेंज है, नहीं होना चाहिए। तो सेलेबी एक बड़ी कंपनी है जो एयरपोर्ट पर सर्विसेज़ देती है, वो टर्किश कंपनी है और पहला काम ये कि गवर्नमेंट ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया है, लगभग 10,000 लोग उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और इस तरीके से जितने कारोबारी देश के भीतर हैं, वो भी टर्की से आने वाला जो सामान है, उसको रोक रहे हैं। जो लोग टर्की घूमने के लिए जाने वाले थे, उन्होंने अपनी यात्राएँ रद्द कर दी, टर्की नहीं जाना है। और टर्की के साथ जो हिंदुस्तान का रिलेशन है और मौजूदा वक़्त में टर्की जिस तरीके से अपनी हैसियत और अपनी इमेज इन दोनों पर काम कर रहा है एर्दोगान की अगुवाई में, उस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जेएनयू के एसोसिएट प्रोफ़ेसर अमिताभ जी हैं। अमिताभ जी की जो काबिलियत है इंटरनेशनल अफ़ेयर्स में जग ज़ाहिर है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बेहतरीन जानकार हैं आप। ख़ास करके भारत के पश्चिम में जो देश हैं, उन देशों के साथ भारत के राजनयिक कूटनीतिक संबंधों को लेकर के। अमिताभ जी का बहुत-बहुत स्वागत है। अ, क्या माना जाए एर्दोगान एर्दोगान की सरकार और आज की टर्की को हिंदुस्तान के नज़रिए से? देखिए, मैं पिछले 15 साल से कम अर्दोग़ान की राजनीति, अर्दोग़ान के तुर्की को और पूरी दुनिया से जो उनका संबंध रहा है, वो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, बहुत कीनली ऑब्ज़र्व करता हूँ। मुझे इस दिन का अंदेशा था क्योंकि अगर आप अर्दोग़ान के पूरे काल को भी देखें, जी, थोड़ा-सा 2 मिनट ज़्यादा लूँगा। अर्दोग़ान के पूरे काल को भी देखें, तो जब से वो 2003 से सत्ता में आए हैं, उन्होंने 2 चीज़ किया है। एक, तुर्की का जो इतिहास रहा है कि 1923 के बाद जब से मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क जब आए, जी। सत्ता में आया, तब से सेक्युलरिज़्म उसका एक बेस रहा था। और उसी सेक्युलरिज़्म के आधार पर धर्मनिरपेक्षता के आधार पर वो अ, पूरे तुर्की का उन्होंने निर्माण किया। उन्होंने तुर्की को वेस्ट एशिया से, पश्चिम एशिया से को बाहर निकाला, अरब वर्ल्ड से बाहर निकाला, उसके लैंग्वेज के स्क्रिप्ट को बदला और सेक्युलर इकोनॉमीज़ और पॉलिटी में यूरोप के साथ जोड़ने लग का जी, काम किया। और उसमें काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल रहे और लेकिन जब से अर्दोग़ान आए हैं, वो उस पॉलिटिक्स को धीरे-धीरे वो रिवाइंड कर रहे हैं या पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, जो कैलिफेट था, जो एक खलीफा का शासन था 10 के 23 से। आस-पास तक, हुँ। हाँ, 23 तक के पहले वो यंग टर्क्स आ गए थे, हाँ, जो ठीक है। उन्होंने वहाँ के राजा को हटा दिया था, खलीफा को हटा दिया था। हुँ, हुँ। तो कैलिफेट खत्म हो गया था 1910-12 के आते-आते। तो कहने का मतलब ये है कि वो उसी 1912 के पहले जो 1300 सदी से मतलब लगभग 600 साल से तुर्की पूरे वेस्ट एशिया पे, कुछ हद तक सेंट्रल और साउथ यूरोप पे हावी था। उसी राजनीति और उसी मिलिट्री को वो वापस लाना चाहते हैं। उसमें कितना सफल होंगे, ये तो वक़्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो वो करने में सफल हो गए हैं कि तुर्की को जो उसकी भौगोलिक अवस्था है, उसके अनुरूप में उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक मुख्य या केंद्र बिंदु बनाने में वो सफल रहे हैं, चाहे आप उनको यूक्रेन-रूस के युद्ध में देखें, चाहे आप सऊदी अरेबिया या इज़राइल के साथ युद्ध जो हो या रहा है अभी सीरिया में देखें। हमा या सीरिया में देखें, सीरिया में उनका शासन हो गया। अज़रबैजान में देखें, अज़रबैजान को उन्होंने आर्मीनिया से जो युद्ध उनका 25 साल से चला आ रहा था, 35 साल से चला आ रहा था, उसमें विजय दिलाई। तो
कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने आप को तुर्की को एस्टैब्लिश कर लिया है और वो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, जहां वो इस्लामी राज्यों के समूह का वो एक तरह से आप माने कि उसका अगुवाई लीडर करना चाहते दिखना, हैं। अगुवाई हुँ, करना चाहते हैं, उसका लीडर दिखना चाहते हैं। हुँ, और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे हैं। जैसे इज़राइल क का ही आप देख लीजिए, हमास के साथ जो भी चल रहा है, उसका उन्होंने विरोध किया है। सीरिया में अपनी सत्ता अपने लोग को वहाँ सत्ता में बैठाने में वो काफ़ी हद तक सफल रहे। भीतरी जितने भी डिफरेंसेस थे, उनको काफ़ी हद तक एड्रेस किया। पीकेके जो उग्रवाद की समस्या थी और कुर्दिस्तान की जो डिमांड थी तुर्की में या एडजॉइनिंग स्टेट्स में, उनको उन्होंने काफ़ी हद तक एड्रेस किया है। अपने देश में जो जो इस्लामी चरमपंथी थे, उनको घुसने नहीं दिया। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को काफ़ी एस्टैब्लिश कर लिया है। पाकिस्तान उनके लिए एक लॉजिकल डेस्टिनेशन था। क्यों था? क्योंकि पाकिस्तान ही एकमात्र इस्लामिक राज्य है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब। हुँ, हालाँकि तुर्की में भी न्यूक्लियर मिसाइल तैनात है, लेकिन वो अमेरिका का है, नेटो के जी, तहत है और लेकिन अमेरिका के कंट्रोल में आता है। लेकिन जो न्यूक्लियर बटन इस्लामिक राज्य का कंट्रोल करता है, वो पाकिस्तान ही है। तो अब और पाकिस्तान और तुर्की कई मामले में आप देखेंगे बराबर है। हुँ, सिवाय उग्रवाद के, वो एक-दूसरे के काफ़ी करीब दिखना चाहते हैं और हो भी गए हैं। और पाकिस्तान, तुर्की और अज़रबैजान ये 3 ब्रदर्स कहते हैं अपने आप को। हुँ, 2021 में इन्होंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज़ की थी और जिसमें उन्होंने ये कहा था ये किया था कि ये तीनों राज्य साथ आए थे और उन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज़ की, तो अपने आप को 3 ब्रदर्स कहते हैं। ऐसे भी वो जब एड्रेस करते हैं शहबाज़ शरीफ को, वो भाई ही कहते हैं, ब्रदर ही हुँ, कहते हुँ, हैं। हुँ, तो उनका जो संबंध है, वो काफ़ी डीप रूटेड है और पॉलिटिकली वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होने दिखना चाहते हैं, क्योंकि एक तो ईरान के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा नहीं है और ईरान का पड़ोसी है पाकिस्तान। तो आप भूसामरिक दृष्टिकोण से भी देखें, जियोपॉलिटिकल वे में भी देखें, तो वो एक तरह का जो कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के हैं कि दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र होगा। दोस्त होता है। वो हाँ, हाँ। तो वो उस तरह से अपनी भूसामरिक नीति स्थापित कर रहे हैं और भीतर में, तुर्की के भीतर में उन्होंने पूरी तरह से डिक्टेटरशिप या अथॉरिटेरियनिज़्म अमिताभ जी, एक रखा है। सवाल आता है फिर। जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अमिताभ जी ये कह रहे हैं कि ऑटोमन एम्पायर लगभग 1517 से लेकर के 1915 तक के आसपास एक एम्पायर रहा, जिसका सुल्तान जो होता था खलीफा कहा जाता था और वो एम्पायर बहुत बड़ा था। आज का मिस्र, लेबनान, इज़राइल, टर्की, अरब का बहुत बड़ा हिस्सा उस ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था और वो सुल्तान खलीफा यानी कि सभी मुस्लिम राष्ट्रों का, दुनिया में जितने मुसलमान हैं, उनका वो सरदार था। जब से आए अर्दोगान, ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ottoman एम्पायर वाला खलीफा था, वो खलीफा मैं बन जाऊँ। उस लड़ाई में सऊदी अरब भी है, ईरान भी है और टर्की है। 3 देशों के बीच में ये टकराव चलता रहता है। और टर्की ने अर्दोगान के ज़रिए मुस्लिम देशों के भीतर अपनी पैठ बढ़ाई। अमिताभ जी, सवाल ये है कि आप पाकिस्तान तो एक स्टेट है, लेकिन आप इस्लाम की तरफदारी करने के लिए और सभी इस्लामी ताकतों को एक छत्रछाया में लाने के लिए उन ताकतों को भी हवा दे रहे हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, चाहे वो हमास हों या हूती हों या फिर लीबिया में जो अलग-अलग संगठन भी लड़ रहे हैं, वहाँ भी आप लगे पड़े हैं। तो आतंकवाद को प्रश्रय देने में और इस्लामिक स्टेट को समर्थन देने में कोई अंतर है नहीं एर्दोगान के पास। देखिए एक चीज़ है कि अर्दोआन जो है हूथी और हमास को पॉलिटिकल सपोर्ट देते हैं, ईरान की तरह उनको धन या सामान मुहैया नहीं कराते हैं। हुँ, पॉलिटिकल है और फ़िलिस्तीन की समस्या को हूथी को वो सपोर्ट भी नहीं करते हैं, ये एकदम स्पष्ट है उनका। हुँ, लेकिन एक बात तो है कि अगर आप इस्लाम के उस उग्रपंथ को आप कंडेम नहीं करते हैं, तो आप उनके साथ खड़े दिखते हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने एक बड़ा फाइन लाइन ड्रॉ किया है कि जो इनके डिमांड्स हैं, जैसे वो पाकिस्तान के कश्मीर के स्टैंड के साथ खड़े दिखते हैं और कई बार उन्होंने इस पर बयान दिए हैं।
यूनाइटेड नेशंस में, चाहे जब भी वहाँ के राष्ट्रपति या ये आते हैं या वो जाते हैं इस्लामाबाद या अंकारा, तो वहाँ हुँ, पर वो अपने ये कमेंट्स कश्मीर के फ़ेवर में करते ही हैं। और ये आज से नहीं कर रहे हैं, पिछले 10 साल से कर रहे हैं। हम उनको नज़रअंदाज करते थे क्योंकि वो बहुत एक बड़े पॉलिटिकल प्लेयर नहीं थे। अब चूँकि वो एक तरह से मिलिट्री प्लेयर भी हो गए हैं, साउथ एशिया तक आ गए हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी में उनकी महारत है, तब उन पर हम ध्यान देने लगे हैं। लेकिन जो अर्दोआन की राजनीति है, वो विशुद्ध इस्लाम पंथ नहीं है। वो अपने आप को यूरोप के दरवाजे पे खड़ा पाते हैं, तो ये मानते हैं कि तुर्की जो है इस समय यूरोपियन यूनियन का सदस्य तो नहीं है, नेटो का सदस्य है। यूरोपियन यूनियन का सदस्य वो बनना चाहते थे, लेकिन 2016 के वहाँ जो मिलिट्री कू हुआ, उसके बाद से उन्होंने पूरी तरह से वहाँ पर निरंकुशवाद अपना बैठाया। लेकिन एक फाइन लाइन वो ड्रॉ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके संबंधों में वो फाइन लाइन चला जाता है। क्योंकि उनका ये मानना है कि जो देश, जो नॉन अरब वर्ल्ड के देश हैं, हुँ, उनके साथ उनकी दोस्ती बढ़ाई जाए, चाहे वो मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, पाकिस्तान हो, ईरान को छोड़कर। ईरान क्योंकि ईरान से उनके भूमि विवाद हैं और कई तरह के विवाद उनके साथ हुँ। चलते रहते हैं। लेकिन इस समय अर्दोआन खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में आ गए हैं। इस समय खुलकर वो अज़रबैजान के साथ खड़े दिखते हैं, तो भारत को वो असहज होता है। अमिताभ जी, और एक सवाल है। जी, जी। ये ठीक है कि वो हूतियों का समर्थन नहीं करते हैं, ठीक वैसे से हिज़्बुल्लाह का। कारण उनका ये है कि ईरान समर्थित ये अलग-अलग गुट हैं। लेकिन आप सीरिया में जिस तरीके से सत्ता बदल करवाते हैं, आप भारत में पहलगाम में आतंकी हमला होता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। लीबिया में जाकर के आप वहाँ दखल मारे हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एर्दोआन जैसा आदमी, उसके लिए इस्लामी आतंकवाद, इस्लामिक स्टेट, दोनों के बीच फ़र्क नहीं है। अगर हूती ह और हिज़्बुल्लाह को छोड़ें आप, क्योंकि आपने सही कहा कि ईरान से नहीं बनती है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वो चलता है। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है एर्दोआन की, ये दुनिया के लिए खतरनाक है और हिंदुस्तान को कैसे टैकल करना चाहिए? देखिए अर्दोआन हिंदुस्तान के मित्र नहीं हैं, ना आगे आने वाले दिनों में भारत के हिंदुस्तान के तो मित्र फिर हम होंगे। उसके साथ व्यापार कारोबार क्यों करें? क्यों संबंध रखें? हाँ, नहीं व्यापार कारोबार जितना मिनिमम हो वो हम कर सकते हैं। मैं उसको दूसरे जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ। व्यापार को हमने सीमित करना शुरू कर दिया है। जितने भी आपने शुरू में बताया कि सेलेब से हमने उनका जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट था वो वापस ले लिया है और कई सारे जो उन हमारे ट्रेड रिलेशंस हैं वो धीरे-धीरे कम होते जाएँगे। हम इस समय तुर्की की राजनीति को अगर समझें, तुर्की के 3 बड़े हम कहें जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके भूसामरिक प्रतिद्वंद्वी हैं। जैसे ग्रीस एक है, साइप्रस एक है और आर्मीनिया एक है। हुँ, और हमने वो भूसामरिक राजनीति समझ ली, बिना तुर्की को असहज किए हम उनसे संबंध भी बना रहे हैं। आपको याद होगा पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी जब यूएन जनरल असेंबली गए थे, वहाँ से लौटते समय वो इजिप्ट आए थे और इजिप्ट में उन्हें राष्ट्रीय सम्मान मिला था, उसके बाद वो ग्रीस गए। हुँ, उसी दौरान उन्होंने कई बातें ऐसी की थी जो भारत में प्रोमिनेंट नहीं हुई थी, चूँकि हम लोग ये पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो हमने नोटिस किया था एक चीज़ बहुत स्पष्ट प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जो भी ग्रीस के पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, इंटरनेशनल इंटरेस्ट हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और हम सब जानते हैं ग्रीस और टर्की का टर्की। भूमि विवाद है। भूमि हुँ, विवाद मतलब बॉर्डर्स तो नहीं लगते हैं, कई सारे टापू हैं जिन पर वो एक-दूसरे का कंट्रोल करना चाहते हैं। साइप्रस जो है उसको उन्होंने 2 भागों में बाँट दिया है। एक ग्रीक सिप्रियोट्स हैं, जो ग्रीक के प्रति या ग्रीक भाषी हैं या ग्रीक मूल के हैं। दूसरे जो टर्किश चिप्रियोट्स हैं, साइप्रस के लोग हैं, जो तुर्की भाषी हैं और तुर्की के रहनुमा हैं एक तरह तुर्की उनका रहनुमा है एक तरह से कहें। उनके साथ हम संबंध बढ़ा रहे हैं यानी ग्रीक सिप्रियोट्स के, तो ग्रीस के साथ दोस्ती करके हम उनको असहज कर रहे हैं। दूसरा हमने आर्मेनिया को आर्म्स देना शुरू कर दिया है। आप सब जानते हैं ब्राह्मोस मिसाइल, पिनाका हुँ, हुँ, मिसाइल हुँ। और वो सारी चीज़ें करीब 600 करोड़ का उनके साथ हम आर्म्स डील करते हैं। हालाँकि भारत इसको पब्लिक फोरम में कहीं नहीं कहता है। तो वो सारी चीज़ें कर दिया ये मानते हुए कि ये दिन हमें देखना पड़ सकता है। रहा व्यापार उनका कई चीज़ों में
तुर्की जो है तकनीकी तौर पर काफ़ी एडवांस्ड है, चाहे वो आर्म्स हुँ, का हो, स्मॉल आर्म्स, पिस्तौल या जो वैसे असले हैं जो आर्मी या पुलिस वाले यूज़ करते हैं, जी, उनमें काफ़ी सोफिस्टिकेटेड एंट्री है, उनकी पहुँच है। अ, ड्रोन्स हैं, दुनिया के जो आज सबसे टेक्नोलॉजिकली सस्ते और सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स हैं, वो बैरक्टार ड्रोन्स या जो ड्रोन्स उन्होंने पाकिस्तान में इस्तेमाल किया था, वो चीज़ें हैं। तो वो उनको एक सेंट्रैलिटी देती हैं और उनका महत्व बढ़ाती हैं। हुँ, लेकिन यशवंत जी, एक चीज़ हमें मानना होगा कि तुर्की वो नहीं है जो वो दिखाता है। तुर्की के भीतर एक बहुत बड़ा रॉट है। हुँ, हुँ, जो दुनिया को पता है और अब वो उजागर होने लगा। वो रॉट क्या है कि वो पूरी तरह से एक निरंकुश शासक, अधिनायकवादी देश के तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने पूरे जो भी विपक्ष है, उसको खत्म कर दिया है। हुँ, कॉन्स्टिट्यूशनली वो ये जानते हैं कि वो सत्ता में तभी रह सकते हैं जब वो वहाँ के ऑपोज़िशन नहीं रहेगा। अभी हाल में ही आपने सुना होगा अकरम इमामुलु जो इस्तांबुल के मेयर थे, जो मेयर सबसे हैं। हुँ, हाँ, मेयर थे, वो जो सबसे पॉपुलर उनके बाद ये माना जा रहा था कि एर्दोगान के खिलाफ वही खड़े होंगे। उनको उन्होंने बहुत छोटे-छोटे चीज़ों में फँसा दिया। देशद्रोह की हाँ, फँसा दिया, जेल में डाल दिया है और उनको एक तरह से कहें कि उनका पॉलिटिकल करियर खत्म करने में लगे हुए हैं। तो और इसके पहले भी उनके जितने ओपोनेंट थे उनको या तो जेल में डलवा दिया या टेररिज्म के चार्जेस में उनको ऐसी धाराएँ लगवा दी कि वो अगले 30 साल तक वो जेल से बाहर निकल नहीं आ सकते हैं। हुँ, और इस समय जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है यूरोप में, अमेरिका में, हम सब देख रहे हैं, रूस में, कोई भी इस बात को हाइलाइट नहीं करा। 2016 के बाद यूरोपियन यूनियन ने क्या किया कि उनके यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप के एप्लीकेशन को सस्पेंड कर दिया कि हम यूरोपियन यूनियन के इनको मेंबर बनाएँगे नहीं। हुँ, तो लबो-लुआब ये है कि भारत ने पाकिस्तान की जो उनकी राजनीति थी, उसको पहले से ही एंटीसिपेट कर लिया था। हमें हमें ये पूर्वाग्रह हो गया था कि ऐसा कुछ न कुछ होने वाला है और हमने वो सारी राजनीति जो थी वो शुरू कर दी थी। लेकिन हम जितना बड़ा तुर्कीये को समझ रहे हैं, उतना बड़ा तुर्कीये हमारे लिए इरिटेंट नहीं है। वो आसानी से कंट्रोल कर दिया जाएगा। इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत हम यूँ कहें ह्यूमन रिसोर्सेज़ हमारे पास बहुत ज़्यादा है हुँ, और तुर्कीये का की जो भौगोलिक अवस्था है, वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान भौगोलिक अवस्था का फ़ायदा उठाता है कि पर्शियन वर्ल्ड से, सेंट्रल एशिया से उसका कनेक्टिविटी है और ऐसे जगह पे अवस्थित है कि चीन, सेंट्रल एशिया, ईरान और समुद्र तीनों से उसकी नज़दीकी है। वही वही भूसामरिक स्थिति इस समय टर्की की भी है। तो उस हिसाब से हम उसको टैकल कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है और मैं कन्विंस्ड हूँ, आज मैंने हुँ, एक आर्टिकल भी इस पे लिखा है, आपको भेजा भी है, कि उस तरह से तुर्की अपने आप को पूरे दुनिया में काबिज़ नहीं कर पाएगा, जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं कि खलीफा बन जाएँगे या जो भी हो जाएँगे। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारत और तुर्की का संबंध बिगड़ेगा ही, अच्छा तो हो नहीं सकता है और हुँ। तुर्की को कहीं न कहीं ये रियलाइज़ करना होगा कि भारत से संबंध बिगाड़ कर वो अपने लिए अच्छा नहीं कर रहा। अभी अमिताभ जी ने कहा कि 2028 में राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं तुर्की में और जिन इमामुल का ज़िक्र अभी आप कर रहे थे, वो मेयर हैं वहाँ के इस्तांबुल के। उनको इन्होंने अंदर डाल दिया है। कोशिश ये है एर्दोगान की कि राष्ट्रपति चुनाव में वो अब अकेले ही रहें। जैसे चीन है, जैसे रूस है, वैसे ही टर्की में उनकी तूती बोलती रहे। जो रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी है, जिसके नेता हैं इकराम इमामोगलू, जो इस्तांबुल के मेयर हैं, उनके खिलाफ कई छोटे-छोटे मामले और गंभीर मामलों में भी उनको अंदर डाल दिया गया है और अब ये है कि उनका कैंडिडेचर ही लगभग खत्म हो जाएगा। यानी कि अब ये तानाशाही जो स्थिति होती है, वो उन्होंने अख्तियार कर ली है। दूसरा कि दुनिया में जो 60% ड्रोन है, ड्रोन का जो एक्सपोर्ट होता है, 60% पर टर्की बैठा हुआ है। पाकिस्तान को जो उसने ड्रोन दिया, ड्रोन के ज़रिए पाकिस्तान भारत के भीतर घुस करके और बमबारी कर रहा था, जिसमें वो नाकाम ही रहा है। अमिताभ जी, चूँकि ड्रोन की एक फैक्ट्री हो गया वो और मैं देख रहा हूँ कि अफ्रीकन कंट्रीज़ के भीतर भी अब वो तो चाहते हैं कि उनकी पहुँच हो और वो सबको ड्रोन बेच करके बिना अनकंडीशनल तरीके से वो ड्रोन बेच रहे हैं और किलर ड्रोन्स।
तो अब ये दुनिया में एक अलग तरह का खतरा भी टर्की पैदा करेगा कि अलग-अलग देशों के भीतर जहाँ सशस्त्र संघर्ष चल रहा है, वहाँ वो ज़्यादा खतरनाक हो सके। पैसा लाओ, दो, ड्रोन लो, अपने दुश्मन के ऊपर चढ़ जाओ। आप नेशन हैं, नहीं हैं, आपकी संप्रभुता है, नहीं है, दुनिया में आपकी मान्यता है, नहीं है, मतलब नहीं है। पैसा दो और ड्रोन ले जाओ, हथियार ले जाओ और उसके बाद तुम जंग लड़ो। ये एक अलग खतरनाक स्थिति पैदा होती जा रही है इनकी लीडरशिप में। नहीं, देखिए, ड्रोन ने पूरे दुनिया की मिलिट्री अफेयर्स को रिवॉल्यूशनाइज़ कर दिया है। एक $10,000 का ड्रोन वो कर सकता है जो 1 मिलियन के ब्राह्मोस मिसाइल नहीं कर पाते हैं। और कई सारे राज्यों को, जैसे यूक्रेन युद्ध, रूस-यूक्रेन युद्ध को अगर आप देखें, और मैं बहुत ध्यान से पिछले 3 साल से देख रहा हूँ कि जी। एक 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 उदाहरण दे रहा हूँ कि वो 150 ड्रोन चलाते हैं। उन 150 ड्रोन में आप माने कि 25 से 30 ड्रोन ही ऐसे होते हैं जिनमें बारूद रहता है, एक्सप्लोसिव रहते हैं कि वो जहाँ जाए फूटे वहाँ विनाश करे। बाकी जो 100 सवा 100 ड्रोन होते हैं, वो सिंपल ड्रोन होते हैं, उड़ने वाली मशीन होती है और उसमें एक्सप्लोसिव नहीं होता है। जी। अब यूक्रेन क्या करता है कि उसको तो पता नहीं है किसमें एक्सप्लोसिव है, किसमें नहीं है। तो वो 125 या 150 जितने भी ड्रोन हैं, उतने वो एंटी मिसाइल या एंटी ड्रोन गन्स चलाता है। और एक ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने में अमूमन जो $10,000 का ड्रोन है, उसको $5 लाख खर्च करने पड़ते हैं। और वो रूस ने यही किया कि वो हर दिन उन पर फेंकता रहता है, वो ड्रोन उन हुँ, पर छोड़ता रहता है। तो उसके चलते जो पूरी उनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, वो चरमरा जाती है, उनके रडार सिस्टम खत्म हो जाते हैं। तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी ने उसको एक बहुत भारी विजय दिलाई है अज़रबैजान को आर्मीनिया के युद्ध में। उसकी सारी इन्फैंट्री, आर्टिलरी फेल कर गई। हुँ, इसी ड्रोन के स्वाद, और वो अनप्रिपेयर्ड थे, कोविड का समय था और उनको ये पता था कि 2016 से वो ड्रोन टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, लेकिन उसकी मारक क्षमता ऐसी होगी वो समझते नहीं थे। तो वो पहला एक्सपेरिमेंट था आर्मीनिया अज़रबैजान का युद्ध 2020 में जो 44 दिन के लिए लड़ा गया था। उसमें अपनी, आप यूँ कहें, उन्होंने लैब बनाया था अज़रबैजान और आर्मीनिया के युद्ध को, और जहाँ उनकी लैब के एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुए, दुनिया में जाने गए। अब वही ड्रोन टेक्नोलॉजी वो पूरे दुनिया में बेच रहा है और उसको हुँ, और इम्प्रूव करता जा रहा है। पाकिस्तान में हमने देख ही लिया, आपने अफ्रीकी स्टेट्स का नाम लिया। तो और वो ड्रोन जो है वो आप ये कहें इंटेलिजेंस गैदरिंग ड्रोन्स हैं, कैमरा ड्रोन्स हैं, वीडियो ड्रोन्स हैं। तो सारे तरह के ड्रोन्स हैं, बच्चों के ड्रोन भी बनाता है। तो वो उसमें महारत हासिल कर लिया और अपने आप को उस ड्रोन टेक्नोलॉजी का आचार्य मानता है, द्रोणाचार्य मैं कहता हूँ उस। हुँ, तो अगर आप उस तरफ भी देखें तो तुर्की ने, और उसके अलावा जो तुर्की ने किया है कि जब रूस पे सैंक्शंस चल रहे हैं, बहुत सारे माल जो हैं वो रूस को नहीं बेचे जा सकते हैं, या बहुत सारे जो उद्योग धंधे हैं, सर्विस सेक्टर है, जो मान लीजिए ऑनलाइन काम करने वाले हैं, वो रूस से इस समय यूक्रेन आ गए हैं। तो करीब-करीब मोटे तौर पे ये माना जा रहा है कि 5 से 7 लाख रूसी जनता वहाँ पर अपने उद्योग धंधों के लिए, ऑनलाइन काम करने के लिए, वो तुर्की आ गई हैं, और तुर्की बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है रूसी पर्यटकों का भी। हुँ, तो उस मामले में भी अपने आप को काबिज़ कर लिया है। वो रशिया को वैसे टेक्नोलॉजी दे रहा है गुपचुप तरीके से कि जो अदरवाइज़ सैंक्शन होने के कारण उसको नहीं मिल रही हैं। तो वो भी हुँ, एक, बहुत सारे बैंकिंग ऑपरेशंस जो रशिया के हैं, वो इल्लीगल क्लैंडस्टाइन वे में अपने यहाँ एस्टैब्लिश कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें भी वो कर रहा है कि उसकी नेगोशिएशन की कैपेसिटी भी बनी रहे, उसको एक सोर्स भी माने, आप टेक्नोलॉजी का, पैसे का और डिप्लोमेसी का। तो वो सारी चीज़ें कर रहा है। इसीलिए तुर्की जो है वो एक महत्वपूर्ण राज्य बन गया है, और आने वाले दिन में जब तक अर्दोआन रहेंगे, क्योंकि अर्दोआन ने अपना कोई सक्सेसर बनाया नहीं, अपना बेटा है वो, जिसको कहा जाता है कि वो शायद सक्सेसर बने, लेकिन वो बहुत फार फेच्ड है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। और अफ्रीका में और जितने भी बड़े छोटे राज्य हैं, उन सब में उनको अपनी पैठ बनाकर उसी तरह के अपने व्यापार करता है यशवंत जी। क्या अमिताभ जी ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी बतौर भारत के प्रधानमंत्री एर्दोआन को बेहतर जानते हैं? 2017-18 में एर्दोआन दिल्ली आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि नरेंद्र मोदी कभी टर्की के दौरे पर गए नहीं हैं। और कहा ये जाता है कि थोरियम चूँकि वहाँ ना गैस है, ना क्रूड ऑयल है,
तो वो चाहता है कि एटॉमिक रिएक्टर के ज़रिए अपने यहाँ बिजली जो ज़रूरत है उसको पूरा कर पाए और थोरियम की टेक्नोलॉजी बार-बार एर्दोग़ान चाहते हैं कि हिंदुस्तान टर्की को दे और वो इंडिया देता नहीं है। तो एक तो मुझे लगता है कि तनातनी यहाँ भी रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक फ़ासला रख कर के ये बताया कि ये देश जो है वो शायद आपके साथ चलने या आपका दोस्त बनाने के लायक नहीं है। देखिए, भारत के डिप्लोमैट्स और भारत की डिप्लोमेसी ये बतौर जानती है कि एर्दोग़ान उनके मित्र कभी नहीं हो सकते। क्योंकि आज से नहीं कश्मीर का उन्होंने मुद्दा पिछले 15 साल से तो मुझे याद है कि उन्होंने उठाया है, हर मंचों पे। और भारत ये जानता था कि ये किसी भी तरह जैसे ईरान का भी अगर आप देखेंगे ना, हुँ, ख़ामेनेई हर साल वो एक जलसे में वो पूरे राष्ट्र को संबोधन करते हैं, वहाँ भी वो कश्मीर का नाम लेते हैं, दुनिया हुँ, में हुँ, इस्लामिक सेपरेटिज़्म जो है उसमें। भारत उससे उसको बहुत बुरा नहीं मानता है क्योंकि वो बोलते हैं अपने लोगों को समझाने के लिए। कभी भी कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में सपोर्ट नहीं करते हैं, ना उन कश्मीरी सेपरेटिस्ट को ना वो धन देते हैं, ना पाकिस्तान को वो उस बढ़ावा देते हैं कि आप वहाँ पर उग्रवाद फैलाएँ या भारत में उग्रवाद फैलाएँ। तो ये एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए ईरान और हिंदुस्तान के संबंध बहुत अच्छे हैं। तेल हम उनसे आजकल नहीं भी खरीद रहे हैं, सैंक्शंस हैं, वो कहते हैं कि आप खरीद सकते हैं, आप क्यों नहीं खरीद रहे हैं? लेकिन भारत कहता है कि सैंक्शंस हैं, हम पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगने लगेंगे तो ये नहीं करेंगे। हुँ, तुर्की ये नहीं करता है। तुर्की ओपनली जहाँ पर पॉसिबल हो कश्मीर का नाम लेता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और भारत को ये बहुत पहले से पता है कि जो जो राजनीति है एर्दोग़ान की, उसमें वो उनको कन्विंस नहीं कर पाएँगे कि पाकिस्तान का वो साथ छोड़ दे। हुँ, इसलिए भारत ने कभी अटेम्प्ट नहीं किया और भारत जानता था कि जो भी व्यापार है, वो ऐसा इंडिस्पेंसेबल व्यापार नहीं है। उनसे चावल, गेहूँ ऐसा नहीं है कि हम उनसे मँगाते हैं, तो हमारा खाना-पीना बंद हो जाए। ऐसे भी हम एट लीस्ट फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हैं। हुँ, जो भी एक्स्ट्रा होगा, हम दूसरे राज्यों से ले सकते हैं, यूरोपीय राज्यों से। लेकिन अब वो जो तना-तनी है वो कहें सरफेस पे आ गया है, सतह पे आ गया है और वो तना-तनी के तौर पर ही भारत जो है वो तुर्की को एंटरटेन नहीं करना चाहता है। आपने देखा होगा जी20 के बहुत सारे सब जी20 सम्मेलन के पहले बहुत सारे छोटे-छोटे इवेंट्स पूरे हिंदुस्तान में हुए थे हुँ, 70-80 के करीब। हुँ, उसमें एक इवेंट श्रीनगर में हुआ था। हुँ। तो उसमें सारे इस्लामिक राज्य गए थे। ये नहीं थे। चीन और तुर्की नहीं गए हुँ, थे। यही 2 राज्य थे जो नहीं गए थे। और कुछ एक इस्लामिक देश है मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने अपनी इनेबिलिटी एक्सटेंड की थी कि वो नहीं चाहते थे कि वो इस पचड़े पड़े तो कहा कि डिप्लोमेट नहीं आए, हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। इस टाइप करके वो कश्मीर नहीं गए। इन्होंने ओपनली कहा कि हम नहीं जाएँगे क्योंकि वो हुँ, डिस्प्यूटेड रीजन है। तो भारत ये बखूबी समझता है और भारत उनको कभी तरजीह नहीं देता है। जैसे एससीओ का वो मेंबर बहुत दिन से बनना चाहते हैं। हुँ, शंघाई कोऑपरेशन हुँ, ऑर्गेनाइजेशन का जिसका भारत और पाकिस्तान और बाद में ईरान सब मेंबर बन गए। तो अब वो उसका मेंबर भारत हमेशा रूस पर ये दबाव डालता रहा है कि इनको कहीं न कहीं इसका मेंबर नहीं बनाया जाए। वो ब्रिक्स के भी मेंबर एक्सटेंडेड मेंबरशिप चाहते थे, लेकिन भारत कई बार उनको रोका, लेकिन अब तक जो स्थिति है उसमें वो उनके भी ओपनली सदस्य नहीं बन पाए। तो भारत अपने आप को आइडेंटिफ़ाई नहीं करना चाहता है उनके साथ। वो जानता है कि हम लोग का डिप्लोमैटिक क्रॉस पर्पस है, हम लोग एक-दूसरे के कभी पूरक नहीं हो सकते। इसलिए वो हमेशा एट अ आर्म्स डिस्टेंस रखता है। भारत में भी जब वो आए थे जी20 के समय तो उनको लगा था कि एक बहुत बड़ा इवेंट हो गया होगा और मैं बहुत दिन से तुर्की को देख रहा हूँ, उनकी जो मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था या उनका एक प्रोपेगेंडा चैनल है टीआरटी जो हुँ, यूट्यूब पे अवेलेबल है, हुँ, मैं देखता हूँ कभी-कभी उसमें। उसमें तो ऐसे लग रहा था जैसे जी20 को शायद अरदोग़ान साहब ही चलाते हैं और तो कोई है ही नहीं वहाँ, बाकी सब हुँ, तो ऐसे ही घूमने-फिरने, ताजमहल देखने आए। तो वो उस हिसाब से भी अपने आप को वहाँ काबिज़ करके रखते हैं और मैंने कहा कि सब कुछ कंट्रोल में किया हुआ है, अपोज़िशन से लेके, डेमोक्रेसी से लेके, इलेक्शन से लेके, जुडिशरी, प्रेस सबको कंट्रोल किया हुआ है। तो वो ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिसमें उनका सिर्फ़ वही रहे और भारत ये बखूबी समझता है इसलिए उनको दूर रखता है अपने आप से। अमिताभ जी ने 2-3 बातें बहुत साफ कही हैं कि दुनिया के मंचों पर
टर्की भारत के हितों के खिलाफ खड़ा मिलता ही है। इसलिए जितने भी संगठन हैं जहां टर्की अपने लिए दरवाजा खोल करके दाखिल होने की गुंजाइश ढूंढता है, वहां हिंदुस्तान उसको रोकता है कि नहीं, इसका आना ठीक नहीं है। अमताज जी, मेरे आखिरी सवाल है, मैं भारत जो हमारे देश के लोग हैं उनके लिहाज से भी कह रहा हूं कि टर्की का विरोध बहुत जरूरी है। किसी भी तरह से टर्की का संबंध रखना हमारे हक में कभी है ही नहीं। 2023 में पौने 3 लाख भारतीय टर्की गए थे और 2024 में ये तादाद 50,000 बढ़ी, 3.25 लाख भारतीय गए। अब बेहतर ये है कि हाल के दिनों में लगातार लोगों ने अपने ट्रिप्स जो है ना कैंसिल किए हैं। सेब जो टर्की का है, हमारे हिंदुस्तान के बाजार में 8% के आसपास हिस्सेदारी उसकी है और पिछले साल 1.6 लाख टन, 1,60,000 टन सेब टर्की से हमारे यहाँ आया था और हमारे बाजार में 8% सेब टर्की का है। रोकना है। इस देश के साथ किसी भी तरह का कोई भी संबंध, कोई भी सरोकार रखना हिंदुस्तान के हित में है ही नहीं। इसलिए टर्की के कलाकार हों या टर्की का कारोबार हो, किसी भी तरीके से टर्की के साथ हिंदुस्तान का संबंध ठीक नहीं है, हमारे हित में नहीं है। अमिताभ जी। जी, नहीं बिल्कुल टर्की लोग क्यों जाते थे? एक तो वो इनएक्सपेंसिव है, बहुत महँगा नहीं है हुँ। और टर्की के हम अल्टरनेटिव भी कहीं और बहुत हैं। जाएँगे? क्यों हम जाएँगे? कहीं और दुश्मन को जाएँगे, हम पैसा क्यों अपना देंगे? कुल्लू मनाली अगर ब बा बाहर कश्मीर खुला था, अभी पहलगाम के पहले काफ़ी पर्यटक वहाँ जाते थे, सैलानी जाते थे। जी। हम सब जानते थे। अज़रबैजान जाते हैं, क्योंकि अज़रबैजान भी इनएक्सपेंसिव है। वहाँ भी नहीं अ, जाना है? वो वहाँ भी नहीं जाना है, वहाँ भी हमने हमने जाना मन का और इसके अलावा हमें रोमानिया जा सकते हैं, अल्बानिया जा सकते हैं, हुँ। यूरोप जो उतने ही खर्चे पर हम ट्रैवल कर सकते हैं। आर्मेनिया चले हालाँकि जाइए, खूबसूरत देश है। ग्रीस चले जाएँगे, हुँ, आर्मेनिया चले जाएँगे, साइप्रस चले जाएँगे, कितनी खूबसूरत जगह है। मेरा तो ड्रीम है कि मैं ग्रीस जाऊँगा। कहने का मतलब है एक एक हुँ। हिंदुस्तानी नागरिक के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं उसी खर्चे में करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम सेब नहीं खाएँगे तुर्की का तो बीमार पड़ जाएँगे, कोई फ़र्क ऐसा नहीं भी नहीं पड़ता है। है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना कोई उसका मूल्य बढ़ेगा। हम हर चीज़ के अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं, हम उनको सिर्फ स्कोर करना है और भारत इस कैपेबिलिटी में आ गया है कि अपने शर्तों पर हम सैलानी कहाँ जाएँ वो डिसाइड कर सकते हैं, अपने शर्तों पर सेब खाएँ कि ना खाएँ वो डिसाइड कर सकते हैं और अमेरिकन आमंड्स और केशू जो जो हमेशा अमेरिका एक्सपोर्ट करने की कहता है कि वो जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको रिस्टोर करने की, उस तरह की चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो टर्की हमारे व्यापार के लिए एक एक्सेप्शन है ऐसा नहीं है। हम उसको डू अवे कर सकते हैं और उनका घाटा ही होगा। तो ऐसे समय में तुर्की का जो भी रवैया रहा है, भारत के प्रति, पाकिस्तान के प्रति, हमारे कश्मीर के प्रति, उसको देखते हुए तुर्की को हमको एट एन आर्म्स डिस्टेंस रखना ही होगा। यही नहीं है कि भारत ही उनसे तंग है, उनसे यूरोपियन यूनियन भी बहुत तंग होता है क्योंकि जितने भी रेफ्यूजीज़ जाते हैं, वो सारे उनके रास्ते से जाते हैं हुँ। और तुर्की जो है एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक और इस बार उन्होंने क्या किया है जैसे यूरोपियन यूनियन उनको पैसे देती है कि जो एशिया के ओर से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, वहाँ जो यूरोप की तरफ जो शरणार्थी जा रहे हैं, उनको वहीं रोका जाए और जर्मनी भी उनको काफ़ी पैसे दिया है और इस समय तुर्की भी अपने आप अंदर भी बहुत तरह से त्रस्त है। बहुत तरह की लड़ाइयों का शिकार है। अंदर जी, खाने बहुत विरोध है उनका और अभी भी टर्की के भीतर एक लड़की को जेल भेज दे जन जाने के कारण प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको दबाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं एर्दोग़ान। अमिताभ जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, भागम-भाग के बीच में आपने समय निकाला और शानदार तरीके से आपने बातचीत की है। बहुत अच्छा लगता है आपसे हमेशा बात करना। थैंक यू। बहुत-बहुत अच्छा लगा यशवंत जी आपसे बात करके ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक कोई सिलसिला और एक चलेंगे। डिस्कशन में हूँ। ये जी, जी। अमेरिका जो है निक्सन से लेकर ट्रम्प तक, ये बहुरूपिया क्यों है? हिंदुस्तान के साथ ये दगा का रिश्ता क्यों रखता है? अगले एपिसोड में कभी आपसे बातचीत होगी तो उसपे चर्चा करेंगे। बिल्कुल, मैं अमेरिकियों पर अमेरिकन्स पे बहुत ये कर सकता हूँ, घंटों बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने नहीं तो उनको बस देखा है। जल्दी जल्दी आपके बिल्कुल, साथ नई चर्चा करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू, बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल अमिताभ जी, जी। बिल्कुल थैंक्स यशवंत। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद, धन्यवाद।